अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मौसम सरमा की वो रात किसी गुनाहगार के दिल की तरह स्याह थी। सर्दी की शिद्दत से रगों में दौड़ने वाला लहू जमने सा लगा था। ऊपर जंगल का डरावना और वहशतनाक माहौल रोंगटे खड़े किए जा रहा था। खौफ की शिद्दत और हड्डियों में सरायत कर जाने वाली सर्दी ने तारिक पर लर्जा तारी कर रखा था। अगरचे वो अकेला नहीं था, अमजद और आसिफ भी उसके साथ थे, लेकिन उन दोनों की हालत तो तारिक से भी अबतर थी। वो तीनों रास्ता भटक चुके थे और अब उस सुनसान और हैबतनाक जंगल में जिंदगी जैसी अनमोल शय की तगवदू में टामक टोइयाँ मारते फिर रहे थे। फितरतन इंतहाई निडर होने के बावजूद तारिक का दिल होल रहा था। बचपन में सुने गए गैर मरी मखलूक के किस्से उसे शिद्दत के साथ याद आ रहे थे। जंगल में मौजूद दरख्तों और झाड़ियों पर भी उन्हें चुड़ैलों और भूतों का गुमान हो रहा था। गुप्त अंधेरे में हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। टार्च मौजूद होने के बावजूद उसे जलाने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि दुश्मन हमेशा अंधेरे और बेखबरी का फ़ायदा उठाकर हमलावर होता है, चाहे उसका ताल्लुक इंसानों से हो या दरिंदों से। टार्च जलाकर वो अपने आप को आश्कार नहीं करना चाहते थे। वो दुश्मन को अपनी मौजूदगी से बेखबर रखना चाहते थे। वैसे भी उन तीनों का ताल्लुक आज़ाद कबायली इलाके से था, जहाँ दुश्मन को रोज़मर्रा के मशागिल में शुमार किया जाता था। मगर उस वक्त उन्हें दुश्मन कबीले के बजाय जंगली जानवरों और दरिंदों का खौफ दिलाया जा रहा था। अचानक अमजद किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिरा और उसके मुंह से एक दबी दबी चीख निकल गई। टार्च किस लिए बुझा रखी है यार? क्या सारी रात हम इस जंगल में ठोकरें खाते फिरेंगे? अमजद के उठने से कबल ही आसिफ झंझला कर तारिक से मुखातिब हुआ। तारिक ने बगैर किसी तरद्दुद के टार्च चलाई और दिल धक से रह गया। अमजद जिस चीज़ से टकरा कर गिरा था वो एक मुर्दा भेड़िया था। ये तो मुर्दा भेड़िया है, मगर ये मरा किस तरह है? अमजद बोला, बौखला कर बोला। दूर हट जाओ इससे, यकीनन कोई चुड़ैल होगी। तारिक ने सहमे हुए अंदाज में उन दोनों से कहा। दिमाग जल गया है तेरा? 21वीं सदी में चुड़ैलों के किस्से अलाप रहा है तकियानूसी शख्स? आसिफ ने कराख्त लहजे में जवाब दिया। बिल्कुल आसिफ ठीक कह रहा है, भेड़िए की लाश है। ज़रा टार्च मुझे थमाना, मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस शिकारी की गोली का निशाना बना है या फिर तभी मौत मरा है। अमजद ने तारिक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। तारिक ने बगैर किसी तरद्दुद के टार्च उसे थमा दी। थोड़ी देर मुर्दा भेड़िए का जायज़ा लेने के बाद अमजद बोला, लगता है यह तभी मौत मरा है। इसके जिस्म पर ज़ख़म का निशान तक नहीं है, इसलिए इसकी खाल महफूज रह गई है। तुम लोग अगर मेरा साथ दो तो मैं इसकी खाल उतार सकता हूँ। सॉरी, मुझसे ये नहीं हो सकेगा। तारिक ने फ़ौरन इनकार कर दिया। और तुम्हारा क्या ख्याल है? अमजद ने तारिक के जवाब को नज़रअंदाज करते हुए आसिफ से सवालिया अंदाज में पूछा। आसिफ ने एक नज़र इर्द गिर्द के खौफनाक पुरअसरार माहौल पर डाली और फिर मुर्दा सी आवाज़ में बोला, भेड़िए की खाल का क्या करोगे यार? इस खौफनाक और पुरअसरार जंगल से निकलने का सोचो, हम किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। इससे पहले कि अमजद आसिफ की बात का कोई जवाब देता, दूर कहीं से भेड़िए के रोने की आवाज़ आई और तीनों अपनी अपनी जगह लर्ज कर रह गए। आधी रात का आलम, पुरअसरार खौफनाक जंगल और भेड़िए के रोने की दहशतनाक आवाज़ यूँ महसूस हो रहा था जैसे मौत किसी भयानक रूप में उनके चारों तरफ मंडला रही हो। इसका मतलब है कि तुम दोनों मेरा साथ नहीं देना चाहते। अमजद ने सकूत को तोड़ते हुए कहा। मेरी तरफ से तो पक्का इनकार समझो। अलबत्ता आसिफ अगर तुम्हारा साथ देना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तारिक ने फैसला कुन अंदाज में जवाब दिया। तुम दोनों चाहो जहन्नुम में, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अकेला इस भेड़िए की खाल उतार लूँगा। अब अपनी मनहूस सूरतें लेकर दफ़ा हो जाओ, अमजद ने वसूले अंदाज में कहा और बेल्ट में उड़े सा खंजर निकाल लिया।
तारिक और आसिफ ने लम्हा भर के लिए एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कुछ बगैर बोले एक तरफ को चल पड़े। दोस्तों की आंखों से ओझल होते ही अमजद ने खंजर संभाल कर मुर्दा भेड़िए पर झुक गया। अभी वो भेड़िए का पेट चाक करने के लिए खंजर आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक हवा के एक तेज झोंके के साथ दोबारा भेड़िए की रोने की आवाज़ बुलंद हुई और उसका आगे बढ़ता हुआ हाथ बेगानगी अंदाज में रुक गया। खौफ की शिद्दत से उसका पूरा बदन लर्जने लगा और उसके कानों में तारिक के कहे गए अल्फाज गूंजने लगे। शायद तारिक ठीक ही कहता था। वो ज़ेर लब बड़बड़ाया, मगर दूसरे ही लम्हे उसके खौफ पर कबायलियों का फितरती गुरूर गालिब आ चुका था। ये बुज़दिली होगी। उसके दिमाग ने उसके ख्याल की तायद की। मैं अगर भेड़िए की खाल लेकर ना गया तो यार दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं इलाके में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहूँगा। यकायक उसकी कबायली खून ने जोश मारा और वो एक नए वलवले के साथ खंजर थामकर मुर्दा भेड़िए पर झुक गया। उसने खाल उतारने का अमल भेड़िए के पेट से शुरू किया। खंजर से भेड़िए के पेट में मामूली सा शगाफ डालने के बाद वो बिल्कुल किसी माहिर कसाई की तरह भेड़िए की खाल उतारने में मसरूफ़ हो गया। यूं यूं वो भेड़िए की खाल उतारता जा रहा था, हवा के झोंके आहिस्ता आहिस्ता झक्कड़ की शक्ल इख्तियार करते जा रहे थे। रोने वाले भेड़िए की आवाज़ भी वक्फे वक्फे से बदस्तूर आ रही थी। तेज़ हवा की वजह से दरख्त और झाड़ियाँ शाएं शाएं कर रही थी। खुश्क पत्ते और झाड़ झंगाड़ उड़ उड़ कर उसके जिस्म से टकरा रहे थे, मगर वो उन सब बातों से बेखबर आलमे जनून में भेड़िए की खाल उतारने में लगा हुआ था। उस वक्त वो खुद भी एक खूनख्वार दरिंदा नजर आ रहा था। उसके दोनों हाथ भेड़िए के मुर्दा जिस्म से रसने वाली खून आलूद रतूबत से लतरे हुए थे। भेड़िए के जिस्म और टांगों से खाल उतारने के बाद वो उसकी गर्दन तक पहुंच गया। वो अगर चाहता तो गर्दन के पास से भेड़िए की खाल काट सकता था, मगर ना जाने क्यों उसने खंजर को मजबूती से पकड़ा और एक झटके के साथ भेड़िए की गर्दन तन से जुदा कर डाली। यकायक रोने वाली भेड़िए की आवाज़ एक तवील चीख में तब्दील हो गई और जखड़ ने एक तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर ली। इर्द गिर्द मौजूद तनावर दरख्त कड़कदार आवाज़ के साथ तूफ़ान बाला की खैर नज़र होने लगे। कई दरख्त जड़ों से उखड़ने लगे और कई तने टूटने की वजह से ज़मीन बोस होने लगे। हवा के एक तेज़ जकड़ ने अमजद के पांव ज़मीन से उखाड़ डाले और वो किसी फुटबॉल की तरह उछलता हुआ 15-20 कदम दूर एक गड्ढे में जा पड़ा। उसके होश हवास काम छोड़ चुके थे, ताइम खंजर के दस्ते पर उसकी हाथ मजबूती से जमे हुए थे। मुर्दा भेड़िए की खाल भी तेज़ हवा में उड़ती हुई मुख्तलिफ दरख्तों और झाड़ियों से टकराते टकराते बिला आखिर उस गड्ढे में जा गिरी जहाँ अमजद बेहोश पड़ा हुआ था। उसके गठड़ी बने हुए जिस्म को भेड़िए की खाल ने मुकम्मल तौर पर ढांप दिया था। ये तूफ़ान रात भर जारी रहा। झाड़ जंगार और गर्द गुबार गड्ढे में बड़ी रवानी के साथ गिरता रहा। सुबह होने से पहले अमजद भेड़िए की खाल समेत जिंदा गड्ढे में दफन हो चुका था। इस वाक़े को पूरा एक हफ्ता गुजर चुका था। तारिक और आसिफ बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए गांव पहुंचे थे। उस एक हफ्ते के दौरान दोनों ने गांव के दूसरे चंद अफराद के साथ मिलकर अमजद की तलाश में जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन अमजद ने ना मिलना था और ना मिला। आखिरकार वो थक हार कर बैठ गए। वैसे भी अमजद का आगे पीछे कोई नहीं था, ना कोई रोने वाला और ना कोई रोने वाली। इसलिए जल्द ही अमजद का वजूद गांव के वासियों के लिए किस्सा पारीना बन गया। अलबत्ता कभी कभार तारिक और आसिफ बातों बातों में उसका जिक्र कर बैठते थे। ठीक 20 दिनों के बाद अमावस की रात थी। मंजर उसी वीरान और खौफनाक जंगल का था। आसमान गहरे स्याह बादलों से घिरा हुआ था और बिजली बड़ी गनगरज के साथ वक्फे वक्फे से चमक रही थी। अचानक बादल एक कान फाड़ धमाके की आवाज़ के साथ गरजा। एक लम्हे के लिए खौफनाक जंगल का माहौल रोशन हुआ और दूसरे लम्हे टप टप की आवाज़ के साथ ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ जंगाड़ती हुई हवा ने जंगल को असाब शगन हद तक
खौफनाक बना दिया था। बारिश में झूमते और लहराते हुए दरख्त अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें पैदा कर रहे थे। 20 रोज़ कबल अमजद जिस घड़े में भेड़िए की खाल समेत दफन हो गया था, यकायक उसी जगह से ज़मीन में एक दरार पड़ी जो आहिस्ता आहिस्ता चौड़ी होती गई। सबसे पहले उस दरार से पंजे बाहर उभरे जो बाज़ाहिर इंसानी पंजों की मान थे, लेकिन उन पंजों के नोकीले नाखून और उन पर मौजूद घने स्याह बाल बेहद खौफनाक नज़र आ रहे थे। पंजों के बाद बाजू और फिर सर और फिर पूरा वजूद ज़मीन से बाहर निकल आया। ऐन उसी लम्हे बिजली चमकी, बादल गरजा और बारिश की शिद्दत में इजाफा हो गया। ज़मीन से बरामद होने वाला वजूद यूं यूं बारिश में धुलता गया, तू खौफनाक शक्ल अख्तियार करता गया। उसके पूरे जिस्म पर सर से लेकर पाँव तक घने बाल उगे हुए थे जो बिल्कुल भेड़िए के बालों की तरह डार्क ब्राउन कलर के थे। चेहरा एक बड़े बिन मांस से मुशाबा था, अलबत्ता दांत बिन मांस के दांतों से लंबे और नोकीले थे। किंग कांग से मिलती जुलती ये बला अपनी जगह पर मौजूद थी कि अचानक सामने वाली झाड़ियों से एक भेड़िया बौखलाए हुए अंदाज में बाहर निकला और उसी तरफ दौड़ पड़ा। शायद उसकी नज़र किंग नुमा बला पर नहीं पड़ी थी। भेड़िया अभी उससे चंद कदम दूर ही था जब खौफनाक बला ने एक घरिया चीख के साथ भेड़िए पर छलांग लगा दी। भेड़िए ने तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा था। खुदा की पनाह, वो तो कोई आफरियत था। उसने भेड़िए को पूरी तरह चीखने तक की मोहलत न दी। उसके खौफनाक पंजों में आकर भेड़िए की गर्दन चश्म व जंग में तड़क की आवाज़ के साथ टूट गई। भेड़िया अभी ज़मीन पर तड़प रहा था जब उस बला ने अपने नोकीले पंजे भेड़िए की पेट में गाड़ दिए। गरम गरम खून भेड़िए के पेट से निकलकर बारिश के पानी में मिलने लगा और शफाफ पानी सुर्खी माइल होता गया। दूसरे लम्हे भेड़िए के पेट से आंतें, कलेजा और दूसरे अज़ा निकाल कर वो खौफनाक बला हड़प करने लगी। उस खूनी मंजर को देखने वाले सिर्फ कुदरत के खामोश नज़ारे थे या सिर्फ वो खौफनाक बला जो उस खूनी ज़ियाफ़त के मज़े लूट रही थी। अगर कोई बाहोश इंसान उस जिगरपाश मंजर को देख लेता तो यकीनन उसके दिल की धड़कन रुक जाती। भेड़िए के अंदरूनी अज़ा चट करने के बाद उस हैबतनाक बला ने भेड़िए का बाकी मांदा जिस्म उठाकर झाड़ियों में उछाल दिया जहाँ से वो बदकिस्मत भेड़िया बाहर निकला था। बारिश बदस्तूर जारी थी, लेकिन अब उसकी शिद्दत में कमी आ चुकी थी। खूनी बला ने एक लम्हे के लिए इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लिया और फिर एक सिमत का तयन करके उस जानिब दौड़ लगा दी। उसकी रफ्तार किसी चीते की मानिंद तेज़ थी। झाड़ियों और छोटे मोटे गढ़ों को फलंगते हुए वो खूनी बला बहुत जल्द गांव के करीब पहुंच गई। पूरे गांव में हो का आलम था। चंद लम्हे कबल होने वाली बारिश ने मौसम को बेहद सर्द कर दिया था, इसीलिए लोग अपने अपने घरों में दबके हुए थे। कभी कभी हवा का कोई तेज़ झोंका चलता तो उस जानलेवा सकूत में लम्हा भर के लिए अरताश पैदा कर देता था, वरना तो कुत्ते तक कोनों खतरों में छुपे हुए थे। खूनी बला दबे पांव पूरे गांव में चकराती रही, लेकिन उसे गांव के किसी भी गली में कोई ज़ई रूत ना मिल सका। उसके अंदर से बेचैनी छलक रही थी। शायद भेड़िए की ज़ियाफ़त उड़ाने के बाद उसकी भूख और खूंखारी में शिद्दत आ चुकी थी। फिरते फिराते वो एक कूचे में पहुंचकर एक दरवाजे के सामने रुक गई। अभी उसने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए अपना खौफनाक पंजा उठाया ही था कि कहीं से कुत्ता निकला और उस पर छलांग लगाकर उस पर झपट पड़ा। इस गैर मुतवक्को हमले ने एक लम्हे के लिए तो उस बला को हिरासा कर दिया, मगर दूसरे ही लम्हे बदकिस्मत कुत्ता उसके खौफनाक और नोकीले पंजों के शिकंजे में पूरी तरह फंस चुका था। खूनी बला ने पंजा मारकर कुत्ते के दोनों आंखें फोड़ डाली थी। दर्द की शिद्दत से कुत्ता बेचारा चौं चौं कर रहा था, मगर शायद उसके दिन पूरे हो चुके थे। खूनी बला ने देखते ही देखते कुत्ते के नरखे पर अपने नोकीले दांत गाड़ दिए और कुत्ता खरखराहट की आवाज़ के साथ ही माई बेआब की तरह तड़पते तड़पते साख्त हो गया। तब उस बला ने पंजों और दांतों की मदद से
मुर्दा कुत्ते के जिस्म के बेशुमार छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। उसके खूंखार पंजों और नोकीले दांतों पर कुत्ते का खून और गोश्त के छिछड़े बहुत ही खौफनाक लग रहे थे, पर उस खौफनाक बला ने रोंगटे खड़े करने वाला मंजर किसी के लिए भी दहशत दिलाने वाला था। चिड़चिड़ाहट के साथ एक दरवाज़ा खुला और एक बारो बरदाना आवाज़ उभरी, रात के इस वक्त क्या हो रहा है? दरवाज़ा खोलने वाला शायद हद से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार था। उसने बगैर किसी तरद्दुद के दरवाज़ा खोल दिया था। उसके हाथ में टार्च भी मौजूद थी, लेकिन यूं ही उसने अपने सामने रोशनी डाली, उसके मुंह से एक दहशतनाक चीख निकली और रात का सन्नाटा लम्हा भर के लिए थम गया। टार्च उसके हाथ से निकलकर ज़मीन पर गिर चुकी थी और वह खुद किसी मुजस्मे की तरह साख्त खड़ा। शायद जिंदगी में ऐसा खौफनाक मंजर उसने पहली बार देखा था। दूसरे ही लम्हे वो खौफनाक बला अपनी जगह से उछली और उस शख्स को अपने मजबूत बाजुओं के घेरे में ले लिया। उस बेचारे ने उस आफरीत के शिकंजे से निकलने की बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन ये उसके बस का रोग नहीं था। खौफनाक बला ने एक हाथ से उस शख्स की गर्दन दबोची और दूसरे हाथ की खौफनाक और नोकीली उंगलियां बड़ी बेरहमी के साथ उसके सीने में घुसेड़ दी। उस बदनसीब के मुंह से सिर्फ एक घटी घटी सी चीख निकली और उसके साथ उसके सीने से खून किसी चश्मे की तरह उबलने लगा। उसका जिस्म खौफनाक बला के हाथों में तड़प रहा था, बल खा रहा था। उसके सीने से उबलने वाला खून गीली ज़मीन पर बह रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। जिंदगी जब मौत के शिकंजे में फंसती है तो फिर इंसान चाहे लाख तदबीर करे, कोई भी कारगर नहीं होती। जिंदगी का उल्ट मौत है, लेकिन ये किसी को खबर नहीं है कि उसकी मौत कौन सा रूप धार कर उसके सामने आएगी। दरवाज़ा खोलने वाला बदनसीब शख्स अगर कबल इस वक्त ये मालूम हो जाता कि बाहर उसकी मौत भयानक रूप में मौजूद है, तो शायद वो भूल कर भी दरवाज़ा खोलने की गलती ना करता। चंद मिनट तड़पने के बाद वो बदकिस्मत शख्स साख्त हो चुका था। फिर देखते ही देखते उस बला ने मुर्दा शख्स का सीना और पेट नोकीले पंजों की मदद से चाक कर दिया। खून आलूद आंते पेट से बाहर खींचने के बाद उसने कलेजा, दिल, गुर्दे और दूसरे नाजुक आधा निकाल निकाल कर हड़प करना शुरू कर दिए। डरावनी सया राज में उसके मुंह से निकलने वाली आवाज़ माहौल की खौफनाकी में हद दर्जा इजाफा कर रही थी। ये खूनी ज़ियाफ़त उड़ाने के बाद वो खौफनाक बला अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। उसके नोकीले पंजों और बाँछों से इंसानी खून टपक रहा था, मगर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने गांव से बाहर निकलने के बाद दोबारा जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। उसके कदमों की धमक से ज़मीन लरज़ रही थी। जंगल की तरफ से भेड़िए के रोने की दहशतनाक आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर उसकी रफ्तार लम्हा ब लम्हा बढ़ती गई। उसे कोई नादीदा ताकत उसी घड़े की तरफ खींच रही थी जहाँ से वो निकली थी। दूसरे दिन उस छोटे से कबायली गांव में खौफ व हरास की एक ऐसी लहर फैल चुकी थी जिसने हर मर्द व जन और छोटे बड़े की रंगत उड़ा कर रख दी थी। हर शख्स के चेहरे पर एक नादीदा खौफ छाया हुआ था। हर एक आने वाले वक्त से खौफज़दा था। ऐसा दहशतनाक और पुरअसरार वाक़या उस गांव में पहली बार पेश आया था। वो मासूम, अनपढ़ और सादा से लोग थे। अगरचे उनके यहाँ कबीलों के दरमियान खूनरेज़ दुश्मनियाँ चलती रहती थी, लेकिन इस किस्म की भयानक और रूह को लर्ज़ा देने वाली हलाकत कभी भी देखने में नहीं आई थी। खूनी बला का शिकार होने वाला नौजवान अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। पूरे गांव में उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। वो अपने काम से काम रखने वाला नौजवान था। ख्वामखा के लड़ाई झगड़े और दुश्मनियाँ उसे अच्छी नहीं लगती थी। सुबह ही सुबह गांव के लोग उनके घर में जमा होना शुरू हो गए थे। कटी पुटी लाश को देखकर नरम दिल औरतें बेहोश हो चुकी थीं, जिन्हें उठाकर लाश से दूर ले जाया गया था। एक अधेड़ उम्र की औरत लाश से लिपटकर धाड़े मार मार कर रो रही थी। वो शायद उस बदकिस्मत नौजवान की माँ थी। गांव की औरतें और बड़े बूढ़े उसे तसल्लियों पर तसल्लियाँ दिए जा रहे थे, लेकिन वो बदस्तूर रो रो कर बैन किए जा रही थी।
ये धड़ास, तसल्ली, दलासा तो महज रस्मी बातें होती हैं। इनसे दुखों का मदावा हो सकता तो शायद दुनिया की कोई भी माँ अपनी जवान औलाद के मरने पर एक आंसू तक ना बहाती। ऐन दोपहर के वक्त आऊँ और सिस्कियों के दरमियान उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। फातिहा ख्वानी के बाद गांव के सरगर्दा लोगों का जिरगा इस मामले पर गौर व खोज के करने के लिए बैठ गया। आसिफ और तारिक भी जिरगे में मौजूद थे। सरदार बारी बारी हर शख्स पर मामले की तह तक पहुंचने के लिए सवाल पर सवाल कर रहा था। हर शख्स अपनी अपनी राय का इज़हार कर रहा था। ज़्यादातर लोगों का मुत्तफ़िका फैसला था कि यह किसी जंगली जानवर की कार्रवाई है। चंद एक लोग इस मामले को किसी नामालूम कातिल की तरफ मंसूब कर रहे थे, लेकिन उनका मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर था। उनके पास ऐसी कोई ठोस दलील मौजूद नहीं थी जिसके ज़रिए वो ये साबित कर सकते कि ये वाकई किसी कातिल की कारस्तानी है। गर्ज जितने मुँह थे इतनी बातें जिरगे में हो रही थी। तमाम मौजूदीन जिरगा की बातें सुनने के बाद सरदार ने वहाँ मौजूद हाज़रीन पर एक नज़र डाली और फिर किसी नतीजे पर पहुंचकर बोला, मौजूदीन जिरगा, ये वाकई किसी जंगली जानवर की कारस्तानी लगती है, लेकिन ये कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है। या शेर या फिर चीता हो सकता है। आप सब हाज़रीन ये बात जानते हैं कि जिस दरिंदे के मुंह को इंसानी खून लग जाता है वो बार बार आबादी का रुख करता है। मैं आप लोगों से इस्तदा करता हूँ कि इस ख़तरनाक मामले पर काबू पाने के लिए अपनी अपनी राय का खुलकर इजहार करें। सरदार होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो भी फैसला करूं आप सबकी मर्ज़ी के मुताबिक करूं। यह कहकर सरदार जवाब तलब नज़रों से हाज़रीन जिरगा की तरफ देखने लगा। एक अद्धेड़ उम्र शख्स ने अपनी जगह से उठकर कहा, सरदार, अगर यह वाकई कोई आदमखोर जानवर है तो फिर क्यों ना उसे गांव में ही घेर कर शिकार किया जाए। मैं भी कुछ इस तरह सोच रहा हूँ, लेकिन पहले आप लोगों की राय लेना ज़रूरी है। सरदार ने बैठने का इशारा करते हुए जवाब दिया। अचानक आसिफ के साथ बैठा हुआ तारिक खड़े होकर बोला, सरदार, क्या ज़रूरी है कि ये किसी जंगली जानवर की कार्रवाई हो? मुझे तो ये मामला कुछ पुरस्रार किस्म का नज़र आ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? सरदार ने सवालिया अंदाज में पूछा। तमाम हाज़रीन जिरगा की निगाहें अब तारिक पर लगी हुई थीं। वो थोड़ा नर्वस हो गया था। ताइम संभल कर बोला, सरदार, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये किसी जिन भूत चुड़ैल का काम हो सकता है। सरदार, अगर हम कबायली भी इस अंदाज में सोचने लगे तो फिर हो गया अपना गुजारा। ऐसी फरसुदा बातें हमें ज़ेब नहीं देती। माना कि जिन्नात का वजूद बरहक है, मगर वो इस किस्म की बेईमाना वारदातें नहीं करते। इस नौजवान की बातों में कोई वज़न नहीं है। हमें दूसरे पहलू पर सोचना चाहिए कि ये किसी आदमखोर दरिंदे का काम है। एक और अधेड़ उम्र शख्स ने अपनी जगह से उठकर जवाब दिया। सरदार ने उसकी बात सुनकर कहा, शमरोज़ खान, मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूँ कि तुम इस गांव के ज़हीन तरीन शख्स हो। इस संगीन सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मुझे तुम्हारी रहनुमाई की ज़रूरत है। इससे पहले कि फ़िरोज़ खान की तरह कोई और बदकिस्मत नौजवान उस आदमखोर का निशाना बन जाए, हमें उससे छुटकारा हासिल करने के लिए कोई मंसूबा सोच लेना चाहिए। शमरोज़ खान ने अपनी छोटी छोटी आंखें घुमाकर हाज़रीन जिरगा की तरफ देखा और ज़रा तवक़्क़ुफ़ से बोला, सरदार, मेरे ज़हन में एक मंसूबा है। अगर इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा मंसूबा 100% कामयाब होगा। हाज़रीन जिरगा अब पूरी तरह शमरोज़ खान की तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। सिवाय तारिक और आसिफ के वो दोनों उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। सरदार की इजाज़त मिलते ही शमरोज़ खान ऊंची आवाज़ में बोला, सरदार, आप ऐसा करें कि तारिक और आसिफ जैसे तकरीबन 8 नौजवान और तैयार करें। ये 10 जवानों की एक पार्टी बन जाएगी। इस पार्टी के 2 ग्रुप बनेंगे जो कि 5-5 जवानों पर मुश्तमिल होंगे। ग्रुप लीडर तारिक और आसिफ होंगे। एक ग्रुप आज रात मुसल्ला होकर पहरा देगा और दूसरा ग्रुप कल रात। इसी तरह यह सिलसिला
बिला नागा चलता रहेगा यहाँ तक कि उस मौजी जानवर का खात्मा हो जाए। शमरोज़ खान बात ख़त्म करके फ़ख्रिया अंदाज में एल जिरगा की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसे सरदार की तरफ से मुकम्मल दाद की तवक्को थी। सरदार ने शमरोज़ खान के तवक्को के बरक्स हाज़रीन की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, अगर आप मोअज़्ज़िज़ीन को शमरोज़ खान की बात से इत्तफ़ाक़ है तो फिर ऐसा करके देखते हैं। इस तरह हम अगर उस आदमखोर दरिंदे का खात्मा ना कर सके तो भी मुकम्मना ख़तरे से महफूज रहेंगे। तकरीबन तमाम हाज़रीन जिरगा ने सरदार के इस फैसले की तायीद खुले दिल और खुशी के साथ की, सिवाय तारिक और आसिफ के। वो दोनों सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर खुश नज़र आ रहने की कोशिश कर रहे थे, वरना दिल ही दिल में वो शमरोज़ खान पर हज़ारों मरतबा लानत भेज चुके थे। वो दोनों सरगोशियों में शमरोज़ खान पर तनकीद कर रहे थे। जिरगे की कार्रवाई ख़त्म होने के बाद तारिक और आसिफ एक साथ ही वहाँ से निकले थे। चलते चलते तारिक बोला, ये शमरोज़ खान तो मुझे एक आँख नहीं भाता, परले दर्जे का सूअर है। उसका रंग ढंग देखा है, मुझे तो ये कबायली ही नहीं लगता, ना उसके आगे पीछे का पता है और ना ही ज़ात पात का। मगर सरदार तो हर बात में उसकी राय को फोकियत देता है। आसिफ बोला, सरदार की आंखों पर पट्टी बंधी है, उसे ना गांव की इज्जत का ख्याल है और ना ही अपनी सरदारी का पास। एक गैर कबायली शख्स की राय को हर बात में अहमियत देना हम कबायलियों की तौहीन है। तारिक ने जले बुने लहजे में जवाब दिया, यार तारिक एक बात कहूँ। आसिफ ने आगे पीछे देखते हुए राजदाना लहजे में कहा, कहो। तुमने शमरोज़ खान को आज सुबह फिरोज़ के घर में देखा था? सारा गांव अफसरदा था, हर शख्स गम से आंसू बहा रहा था, कुछ लोग शिद्दत खौफ से सहमे हुए थे, मगर शमरोज़ खान इस तरह मुतमईन नज़र आ रहा था जैसे किसी शादी की तकरीब पर आया हो। उसके चेहरे पर खौफ का हल्का सा शोभा तक नहीं था और ना ही उसे कोई अफसोस था। आसिफ की इस बात ने तारिक को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने ज़रा तवक्कुफ़ से कहा, मेरे दोस्त, मैं उसके मुतालिक बहुत पहले से मशकूक हूँ। तुम्हें याद है जब 5 बरस पहले अमजद के वालिदैन जिस पहाड़ी खाई पर मुर्दा पाए गए थे, उसके आसपास गांव के काफ़ी लोगों ने शमरोज़ खान को चकराते हुए देखा था। क्या उन दोनों की मौत में शमरोज़ खान का हाथ नहीं हो सकता? मुझे तो ये शख्स काफ़ी पुरअसरार लगता है। मैं काफ़ी दिनों से उस पर नज़र रखने के मुतालिक सोच रहा हूँ। हमें उसकी ताड़ में रहना चाहिए। और अमजद की पुरअसरार गुमशुदगी को भूल गए हो? आसिफ ने उसे याद दिलाने वाले अंदाज में कहा, बिल्कुल नहीं भूला। हम दोनों आज से शमरोज़ खान पर कड़ी नज़र रखेंगे। वो दिन भर क्या करता रहता है, किस किस शख्स से मिलता रहता है, रात के वक्त उसकी क्या क्या मसरूफियात होती हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ दोस्त। आसिफ ने तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए जवाब दिया। ठीक है, फिर शाम के बाद मिलेंगे। तारिक उससे इजाज़त लेकर बोला। शाम के बाद वो दोनों शमरोज़ खान के मकान से कुछ फासले पर मौजूद घनी झाड़ियों में छुपे बैठे थे। शमरोज़ खान का मकान वैसे भी गांव के दूसरे घरों से ज़रा फासले पर वाक़या था। उसके मकान के इर्द गिर्द जंगली झाड़ियों की बातात थी। वहाँ छुपना ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं था। इसलिए वो दोनों बेफिक्री के साथ शमरोज़ खान के मकान पर निगाहें रखे हुए थे। शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता तारीकी में डलता जा रहा था। तारिक को पुख्ता यकीन था कि शमरोज़ खान ज़रूर घर से बाहर निकलेगा। उसने एक नज़र अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर डाली और टाइम देखकर मुतमईन अंदाज में आसिफ से बोला, हमारे पास काफ़ी वक्त है। रात का पहरा 12 बजे शुरू होगा और अभी सिर्फ 7 बजे हैं। ज़रा ख्याल रखना, आज पहरे की बारी भी तुम्हारे ग्रुप की है। आसिफ ने ताकीदी अंदाज में कहा, बेफिक्र रहो, मुझे जिम्मेदारी का एहसास है। इसी दौरान शमरोज़ खान के मकान का बैरूनी दरवाज़ा खुला और वो दोनों चौकन्ना हो गए। बाहर आने वाले शख्स को वो बड़ी आसानी से पहचान गए। वो बिलाशुबा शमरोज़ खान था। उसने बाहर से मकान को ताला लगाया और मुतमईन अंदाज में एक तरफ को चल पड़ा। बीवी बच्चों के झंझट से आज़ाद होने की वजह से वो हमेशा अपने मकान को ताला लगा कर रखता था।
उसके हाथ में एक थैला भी मौजूद था। तारिक और आसिफ दबे कदमों झाड़ियों से बाहर निकले और शमरोज़ खान के ताक़ुब में चल पड़े। उन्होंने इस अमर का ख़ास ख्याल रखा था कि शमरोज़ खान ताक़ुब से बेखबर रहे। शमरोज़ खान का रुख गांव से बाहर की तरफ था, यहाँ तक कि वो जंगल के माहौल का जायज़ा लेने के बाद बिला खौफ जंगल में घुस गया। तारिक और आसिफ भी बेआवाज़ कदमों से चलते हुए उसके पीछे पीछे जंगल में दाखिल हो गए। उन दोनों के दिल किसी नादीदा खौफ से धड़क रहे थे, लेकिन तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो शमरोज़ खान का पीछा कर रहे थे। छोटी छोटी झाड़ियों से उलझते और बचते बचाते शमरोज़ खान एक खुली जगह पर पहुंचकर ठहर गया। वो दोनों भी उसे रुकता देखकर एक झाड़ी की आड़ लेकर रुक गए। तैम उन दोनों की नज़र बदस्तूर शमरोज़ खान पर लगी हुई थी। शमरोज़ खान ने थैला ज़मीन पर रखा और ख़ुद भी आलती पालती मारकर बैठ गया। एक लम्हा बैठने के बाद उसने थैला खोला और लोहे का एक नोकदार टुकड़ा निकालकर अपने चारों तरफ एक दायरा खींच दिया। तारिक और आसिफ मतीर अंदाज में उसकी तरफ देख रहे थे। वो दायरा खींचने के बाद शमरोज़ खान ने थैले से कुछ मोमबत्तियां निकाली और उन्हें जलाने के बाद दायरे की लकीर पर एक एक फुट के फासले पर रखता गया। अब उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। तारिक और आसिफ के लिए हैरानकुन बात यह थी कि अच्छी खासी हवा चलने के बावजूद शमरोज़ खान की जलाई हुई मोमबत्तियां बुझ नहीं रही थी। उसके बाद शमरोज़ खान ने थैले से बालिश्त भर की एक मूर्ति निकाली और उसे अपने सामने ज़मीन पर खड़ा कर दिया। अरे ये तो मुझे कोई पंडित लगता है, उसे मूर्ति रखते देखकर आसिफ बेख्तियार बोल उठा। तारिक ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। इसी दौरान शमरोज़ खान थैले से एक इंसानी खोपड़ी निकालकर अपने सामने रख चुका था। दिया सलाई जलाकर उसने यूं ही खोपड़ी में फेंकी, यकदम आग भड़क उठी। शायद खोपड़ी में कोई जलने वाला स्याह मादा मौजूद था। ये सारा काम सर अंजाम देने के बाद वो मूर्ति के सामने हाथ बांधकर बैठ गया। अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे पूजा कर रहा हो। आसिफ के लिए अब अपनी ज़ुबान पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। तभी वो सरगोशियाना अंदाज में बोला, काश हम ये सब कोई सरदार को दिखा सकते, उससे भी पता चलता कि शमरोज़ खान का असल रूप क्या है। तुम खामोश नहीं रह सकते? तारिक ने उसे दबंग लहजे में झिड़कते हुए कहा। अहमक इंसान, आगे आगे देखो क्या होता है। सरदार को तो बाद में बताया जा सकता है। शमरोज़ खान को मूर्ति के सामने पूजा करते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था। वो बहुत ही धीमी आवाज़ में ज़ुबान से कुछ अजीब व गरीब अल्फाज दोहराता जा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ तारिक और आसिफ तक नहीं पहुंच रही थी। ताहम वो दोनों बड़े गौर से उसकी हरकत व सकनात पर नज़र रखे हुए थे। अचानक शमरोज़ खान से चंद फुट के फासले पर ज़मीन फटी। फिर ज़मीन से निकलने वाली खौफनाक और दहशतनाक हस्ती देखकर उन दोनों के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उन दोनों के दिल पहलू में यूं उछल रहे थे जैसे सीना फाड़कर बार टपक पड़ेंगे, और बदन शिद्दत खौफ से सूखे पत्ते की मांद लर्ज रहे थे। सर्दी का मौसम होने के बावजूद उनके पसीने छूटे हुए थे। वो भागना चाहते थे मगर भाग नहीं सकते थे। उन्हें मालूम था कि अगर शमरोज़ खान की नज़रों में आ गए तो फिर उनकी मौत यकीनी है। खौफ ने उनके पांव जकड़ लिए थे। पुरअसरार दहशतनाक वजूद को बाहर निकलते देखकर शमरोज़ खान फुर्ती से अपनी जगह से उठा और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम पिताजी, मैं आपका बेटा नारायण चंद हूँ। आपकी आत्मा को ये खौफनाक रूप मैंने दिया है ताकि आप उनकी नस्लों से आप अपना इंतकाम ले सकें। आपको उस घड़े में जिस अपराधी ने जिंदा दफन किया था, उसे तो मैंने उसकी पत्नी समेत नर्क में पहुंचा दिया है, और उसके बेटे अमजद को इस जंगल में घेर कर जिंदा दफन किया है। उस रात अगर वो अमजद मुर्दा भेड़िए की खाल ना उतारता तो मेरा कोई अमल आपकी आत्मा को ये रूप नहीं दे सकता था। असल में ये खौफनाक रूप अमजद का है, लेकिन ये आत्मा आपकी है। अमजद की आत्मा तो अपने
पिता और माता के पास नर्क में पहुंच चुकी होगी। नारायण चंद एक लम्हे के लिए सांस लेने के लिए रुका और फिर दोबारा बोला, पिताजी, मैंने कड़ी तपस्या और जान जोखिम में डालकर उन मुसलों के बीच रहकर आपकी आत्मा को ये नया रूप इसलिए दिया है कि आप बारी बारी उस गांव के तमाम सरकर्दा लोगों को नर्क में पहुंचा दें, उनमें से एक भी जिंदा बचने ना पाए। मुझे मालूम है कि इस रूप में आपके पास बोलने की शक्ति नहीं है, आप सिर्फ हरा सकते हैं, चीख सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, मगर सुनने की शक्ति आपसे कोई नहीं छीन सकता। उन लोगों के पास आपका ये नया रूप खत्म करने के लिए कोई उपाय नहीं है। आपको आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है और ना ही किसी किस्म का असला आप पर असर कर सकता है। वैसे तो एक छोटी सी गोली आपको ख़त्म कर सकती है, लेकिन वो कोई आम गोली नहीं होगी, उसके बारे में मैं सिर्फ जानता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं 786 नंबर की गोली के बारे में किसी आखिरी अल्फाज नारायण चंद के मुंह से निकलने भी नहीं पाए थे कि अचानक वो खौफनाक बला अपनी जगह से उछली और दूसरे ही लम्हे नारायण चंद उसके मजबूत बाजुओं में किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। मगर उस अफरीद की गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं था। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी ज़ुबान से गलती की वजह से अनजाने में आपका अंत करने वाली गोली का नंबर निकल गया। नारायण चंद ने बमुश्किल अटकते अटकते ये अल्फाज अदा किए थे। उसके बाद उसे बोलने की मोहलत ही नहीं मिल सकी थी। खौफनाक बला के दोनों पंजे तेज़धार खंजरों की तरह उसके सीने में घुस चुके थे। तारिक किसी सहरज़दा शख्स की तरह ये खूनी मंजर देख रहा था। उसे मालूम ही नहीं हुआ था कि आसिफ कब उसके कदमों के पास बेहोश पड़ा है। ये रोंगटे खड़ा कर देने वाला मंजर आसिफ की बर्दाश्त से बाहर था। खूनी बला अब नारायण चंद के पेट को फाड़ चुकी थी और बड़े मज़े के साथ उसकी आंतें और दीगर नाजुक ग़िज़ा हड़प करने में मसरूफ़ थी। उसके मुंह से निकलने वाली आवाज़ सुनकर तारिक की टांगें कांप रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से इंच भर हरकत करने के काबिल भी नहीं था। फिर तारिक के देखते ही देखते उस दहशतनाक बला ने नारायण चंद के बरीदा बदन को उठाकर एक झाड़ियों की तरफ उछाल दिया। अब जंगल में मुकम्मल सन्नाटा था। इस कदर खामोशी थी कि तारिक को अपने दिल की धक धक भी सुनाई दे रही थी। उसके बदन पर पसीना चूंटियों की तरह रेंग रहा था। करीब था कि वो आसिफ की तरह होश से बेगाना हो जाता, मगर अचानक ज़िंदगी जैसी अनमोल नेमत बचाने के ख्याल ने उसे ख़तरे का एहसास दिला दिया। आसिफ, जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करो, वो मुर्दा सी आवाज़ में बोला, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तब उसने सर घुमाकर देखा तो उसका खून शिद्दत खौफ से खुश्क हो गया। आसिफ उसके करीब ही बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। या अल्लाह, मेरी मदद फरमाना, उसकी दिल की गहराइयों से आवाज़ निकली और फिर उसने झुककर बेहोश पड़े आसिफ को उठा लिया और कंधे पर रखने के बाद तकरीबन भागने के अंदाज में जंगल से बाहर की तरफ लिपका। झाड़ियों और कांटों से उलझते उलझते आखिरकार वो जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बड़ी मुश्किल से आसिफ को होश में लाने के बाद वो दहशतज़दा लहजे में बोला, भागो वरना हमारा अशर भी नारायण चंद की तरह होगा। इतना कहकर उसने खौफ से सहमे हुए आसिफ का हाथ पकड़ा और गांव की तरफ दौड़ लगा दी। आसिफ चुपचाप उसके साथ भाग रहा था। उसे तारिक से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गांव में दाखिल होने के बाद दोनों ने सीधा सरदार के घर का रुख किया। सरदार के सामने जब तारिक ने सारा माजरा बयान किया तो वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, तुम शायद पागल हो गए हो या फिर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम्हारे पास इस वाक़े को सच साबित करने के लिए कोई सबूत है तो पेश करो। सबूत है, तारिक ने गुस्से से कहा। नारायण चंद उर्फ शमरोज़ खान का मकान में इस वक्त ताला पड़ा हुआ है और उसकी कटी पटी लाश जंगल की झाड़ियों में मौजूद है। यकीन ना आए तो खुद चलकर शमरोज़ खान का मकान देख लो। वो अगर अपने घर में मौजूद हुआ तो फिर मुझे बेशक मेरा गला काट देना। तारिक के अल्फाज से ज़्यादा उसकी शक्ल सरदार को सच्चाई का एहसास दिला रही थी।
इसलिए वो बिला तरद्दुद उन दोनों के साथ नारायण चंद उर्फ शमरोज खान के घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर जब सरदार ने मकान में पड़ा ताला देखा तो पहली बार तशवीश ज़दा अंदाज में बोला, ये शमरोज खान तो आस्तीन का सांप निकला, खुदा हमें माफ़ करे। इतना अरसा हम एक पंडित के हाथों खेलते रहे, कल पूरे गांव के सामने ये वाक़यात बयान किए जाएंगे। उसकी ये बदकार आत्मा तो अब हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी है। ये सबसे पहले तो हमें 786 नंबर की गोलियां तलाश करना पड़ेंगी और ये मसला भी इतना आसान नहीं है। सरदार के लहजे में छलकती परेशानी देखकर तारिक कुछ सोचते हुए बोला, सरदार आप ख्वामख्वाह परेशान हो रहे हैं, ये मसला तो बड़ी आसानी से हल हो सकता है। वो कैसे? सरदार ने बेताबी से पूछा। वो ऐसे कि अगर खुदा न ख्वास्ता हमें 786 नंबर की गोलियां ना मिल सकीं तो फिर किसी भी असला साज से ये नंबर बआसानी गोलियों पर कंधा करवाया जा सकता है। बोलो अब क्या किया जाए? सरदार मेरा मशवरा तो ये है कि अभी आराम किया जाए। मुझे खुदा ताला पर कामिल भरोसा है कि आज रात उस पंडित की आत्मा गांव का रुख नहीं करेगी, क्योंकि नारायण चंद को हड़प करने के बाद उसकी भूख मिट चुकी होगी और वैसे भी पहरा देने का कोई फ़ायदा तो नहीं है जब तक हम 786 नंबर की गोलियां हासिल नहीं कर लेते। तारिक ने सरदार को मशवरा देते हुए कहा, ठीक है तो फिर आज रात अल्लाह के आसरे पर आराम करते हैं, सुबह सवेरे इस मामले पर सोचेंगे। सरदार ने हतमी लहजे में जवाब दिया। दूसरे दिन तकरीबन 9 बजे जिरगे की कार्रवाई शुरू हो गई। हाजरीन जिरगा पूरा वाक़या सुनकर तारिक और आसिफ को जी भर कर दाद दे रहे थे। उन्हें अमजद और उसके वालिदैन के अफसोसनाक अंजाम का गम भी पूरी शिद्दत के साथ महसूस हो रहा था। जिरगे की कार्रवाई के बाद गांव के इकलौते असला साज को सरदार ने 786 नंबर की गोलियां कंधा करने का हुक्म सुना दिया था। शाम से पहले असला साज ने तकरीबन 200 गोलियां सरदार के पास पहुंचा दी। रात का अंधेरा फैलते ही गांव के चारों तरफ मुसल्लह नौजवान घूम रहे थे, जिनके पास मौजूद राइफलें 786 नंबर गोलियों से भरी हुई थी। सरदार खुद भी राइफल लेकर नौजवानों के साथ पहरा दे रहा था। वो सब बड़े जोश व खरोश और वलवले के साथ आने वाली खौफनाक बला के मुंतज़िर थे। तारिक और आसिफ भी कंधे पर राइफलें लटकाए अपने दोस्त अमजद और उसके वालिदैन का इंतकाम लेने के लिए बेताबी के साथ टहल रहे थे। ना जाने आज रात क्यों उन दोनों को शिद्दत के साथ अमजद की कमी महसूस हो रही थी। रह रहकर उन्हें नारायण चंद के ये अल्फाज याद आ रहे थे कि पिताजी ये खौफनाक रूप अमजद का है लेकिन आत्मा आपकी है। यही सोच उन दोनों को अफसरदा कर रही थी कि आज रात उनका दोस्त ना जाने कितनी गोलियों का निशाना बनेगा। काश उस पंडित की बदकार आत्मा उनके दोस्त के जिस्म में दाखिल ना होती। उस भयानक रात अमजद ने मुर्दा भेड़िए की खाल ना उतारी होती। उन दोनों के पास सिवाय अफसोस करने के और कुछ भी नहीं था। अमजद को अब किसी भी सूरत में वापस नहीं लाया जा सकता था। उस वक्त कोई आधी रात का अमल था। पहरेदारों में से कुछ नौजवान मायूसी का मुजाहरा कर रहे थे और चंद एक की पलकें नींद के बोझ से जुड़ी जा रही थीं, जब अचानक उनकी समातों ने एक दहशतनाक किस्म की गरहाट आवाज़ सुनी और खौफ की एक सर्द लहर उनके जिस्मों में सरायत कर गई। ये खौफनाक गरहाट सुनकर सरदार ने अपने हाथ में मौजूद इलेक्ट्रिक टार्च की रोशनी जब सामने डाली तो मारे डर के उसके हाथ लर्जने लगे और चंद कमज़ोर दिल नौजवान बेसाख्ता चीखते हुए वापस अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े। सरदार की टार्च वाला हाथ बदस्तूर लर्ज रहा था। खौफनाक बला लंबे लंबे दांत निकाले और नोकीले पंजे लहराते हुए लम्हा ब लम्हा उनके करीब आती जा रही थी। उसकी तोइल कामती और पूरे जिस्म पर घने बाल देखकर तमाम पहरेदार नौजवानों के होश व हवास जवाब देते जा रहे थे। शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने कभी भी ऐसी खौफनाक और डरावनी शक्ल नहीं देखी थी।
उस बला के मुंह से दहशतनाक किस्म की घराटें तसलसल के साथ निकल रही थी। अचानक तारिक हिम्मत का मुजाहरा करते हुए चिल्लाया, सरदार, यही है वो बदकार आत्मा जिसे हमने कल रात जंगल में देखा था। इसकी मनपसंद ग़िज़ा इंसान के जिस्म के नाजुक अज़ा हैं। गोली चलाओ तारिक। सरदार की ज़ुबान से बमुश्किल एक जुमला निकला। तारिक ने एक जोश और वलवले के साथ ऑटोमेटिक राइफल को सीधा किया और ट्रैगर दबाता चला गया। फिजा तड़तड़ाहट की आवाज़ से गूंज उठी। तारिक की हिम्मत और जुर्रत देखकर दूसरे नौजवानों की राइफलें भी गोलियां उगलने लगीं और फिर देखते ही देखते वो खौफनाक बला लड़खड़ाती हुई ज़मीन पर गिरती चली गई। वो किसी कटे हुए सांड की तरह ज़मीन पर लूट रही थी। उस अफरीद को ज़मीन पर लूटते देखकर सरदार समेत तमाम नौजवान एक तमानियत महसूस कर रहे थे, सिवाय तारिक और आसिफ के। यूं ही उस खौफनाक बला का जिस्म साख्त हुआ। ऐन उसी वक्त उसके साख्त जिस्म से धुएं का एक मरगोला उठा और रफ्ता रफ्ता खुली फिजा में तहलील हो गया। अब उस बला की जगह ज़मीन पर अमजद का लहूलुहान और बेहद व हरकत जिस्म पड़ा हुआ था। आपके पास भी अगर इस तरह के खौफनाक वाक़यात हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल पे शेयर कीजिए। शुक्रिया।